बाद निचली स्तरों से सुधरे अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद, लेकिन माइनिंग शेयरों ने यूरोप पर बनाया दबाव। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत और अब है नजरें पीसीबी और ओपेक की आज होने वाली बैठक पर। और वियना में आज होने वाली ओपेक की बैठक से पहले फिसला क्रूड, मीटिंग में उत्पादन घटाने पर सहमति नहीं बनने के आसार ज्यादा। एक महीने के निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी बार आरबीआई गवर्नर बनने में नहीं है रघुराम राजन की दिलचस्पी, सरकार ने साधी चुप्पी। बाजारों में और कमजोरी के आसार। मॉर्गन स्टैनली के रिजम देसाई ने आवाज से खास बातचीत में कहा कि इस महीने या अगले महीने आ सकती है गिरावट। ट्री हाउस के लिए बुरी खबर, जीलर्न कंपनी के साथ मर्जर से पीछे हटा। जीलर्न ने बनाई मर्जर को इवेल्युएट करने के लिए कमेटी। और टाटा मोटर्स की बिक्री सिर्फ 1% बढ़ी, हालांकि अमेरिका में जेएलआर के अच्छे आंकड़ों से राहत। टीवीएस की बिक्री 11% बढ़ी, हीरो मोटो की बिक्री में 2.25% की बढ़ोतरी। बजाज ऑटो के नंबर्स का आज है इंतजार। और आज है दुनिया भर के बाजार सबसे ज्यादा अहम, क्योंकि ईसीबी की अहम बैठक होने वाली और साथ ही वियना में ओपेक की बैठक पर भी, जहां पर कच्चे तेल के उत्पादन पर निर्णय लिया जाएगा और इसके चलते दुनिया भर के बाजारों पर असर पड़ेगा। तो ऐसे में भारतीय बाजारों की चाल कैसी रहेगी, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई, और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप फागले और ट्रेडशिफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट्स, और आप देखिए जो बड़ी बैठकें होने वाली हैं, चाहे वो ईसीबी की हो चाहे वो ओपेक की हो, उससे पहले दुनिया भर के बाजारों ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया। यूएस में एक स्मार्ट रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिली, हालांकि मामूली सी बढ़त के साथ उन्होंने समाप्ति दी है, लेकिन डेज लो से देखें तो अच्छी रिकवरी कही जाएगी। हालांकि यूरोप के बाजार देखिए नरमी के साथ समाप्ति हुए हैं, वहां पर माइनिंग शेयरों की तरफ से दबाव देखने को मिल रहा था। इस समय एशियाई बाजारों पर नजर रखिए, ज्यादातर बाजार हरे निशान में आपको दिखेंगे, केवल जापान के बाजार को छोड़कर। अन्य एक्सपेक्टेशंस यही कि ओपेक में कुछ होने वाला है नहीं, पिछली कई बैठकों की तरह इस बार भी कुछ नतीजा नहीं निकलेगा, लेकिन नई आउटपुट सीलिंग के ऊपर शायद एक बातचीत हो सकती है, ये उम्मीद लगाई जा रही है। ये बताइए कितनी इंपॉर्टेंट लग रही है दोनों बैठकें? आज बाजार बंद होने के बाद आएगा फैसला। वैसे ये बात सही है कि दोनों ही बैठकों से कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो, क्योंकि बाजार ये मानकर चल रहा कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ भी हुआ तो उस पर बाजार को रिएक्शन देना है। अच्छी बात हेमंत ये दिख रही है कि आप जापान को छोड़ दीजिए, जो अपनी वजह से कमजोर है कि येन मजबूत हुआ है, बाकी तमाम एशियाई बाजार मामूली से हरे निशान में, कमजोर नहीं है। अमेरिका ने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दी, तो कमोबेश बाजार ये मानकर चल रहे हैं कि झटके नहीं लगेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या कुछ हो सकता है दुनिया भर के बाजारों के लिए और हमारे बाजारों के लिए, इस बैठक की क्या अहमियत है, पहले इसी पर बातचीत कर लेते हैं। एक बार ग्लोबल मार्केट्स का जायजा ले लेते हैं, उसके बाद हम आज का एनालिसिस करेंगे कि बाजार को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। चलते हैं सीधे सिंगापुर। हमारे साथ डीबीएस बैंक की इकोनॉमिस्ट राधिका राव कार्यक्रम में शामिल हो रही। राधिका, पहले तो ओपेक की बैठक पर आपसे एक जायजा लेना चाहता हूं। क्या लग रहा है, संकेत जो मिल रहे हैं कि प्रोडक्शन घटाने पर कोई किसी तरह का कोई सहमति नहीं बनेगी, प्रोडक्शन जस का तस रखा जाएगा, क्या यही होने वाला है? और किन मुद्दों पर आपकी नजर है वियना पर? गुड मॉर्निंग। सही आपने जैसे कहा, पिछले कई मीटिंग्स में जब भी अप्रोच किया है, ऐसे एक्सपेक्ट किया है कि ओपेक कोई डिसीजन ले पाएंगे आउटपुट सीलिंग्स में, लेकिन आई थिंक मार्केट इससे सहमति लेंगे कि ओपेक मेंबर्स उनके अंदर ही कितनी अग्रीमेंट है, क्योंकि वो सब अपने अपनी तरफ देख रहे हैं। जैसे सऊदी अरेबिया एक साइड पे है, फिर ईरान दूसरी साइड पे है, जो एक घटाना चाहता है दूसरा नहीं, क्योंकि उनके सैंक्शंस अभी निकाला गया है। तो आई थिंक मेन सिग्नल यही रहेगा कि उनके अंदर ही कितना डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ हमें साथ मिलकर आउटपुट घटाना पड़ेगा। लेकिन हमें अभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम कि कोई सही डिसीजन आएगा वहां से। ज्यादातर सिग्नल्स यही रहेंगे कि अभी तो तेल तभी से बढ़ भी गए हैं, आप जनवरी में देखिए तभी 20-30 के नीचे था, अभी हम 50 की बात कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन जो प्राइसेस ऊपर गए हैं उनसे भी वो प्रोड्यूसर्स खुश रहेंगे कि अच्छा 50 तक गया है और ज्यादा जा सकता है यहाँ से। लेकिन हमें ऐसा आउटपुट का फ्रीज का कोई
एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। राधिका जी, माना जा रहा है कि ये बैठक इसलिए शायद इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि जो सऊदी अरेबिया के नए ऑयल मिनिस्टर हैं वो इस बैठक में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और चर्चा ये चल रही है कि एक नई आउटपुट सीलिंग के ऊपर फैसला हो सकता है या बातचीत हो सकती है। आप इसे कैसे रीड कर रही हैं? एब्सोल्युटली, आई थिंक नए ऑयल मिनिस्टर है, उनका भी रवैया रहेगा, लेकिन आई थिंक वो जो पहले उनका स्टांस है उनसे ज्यादा शिफ्ट नहीं करेंगे। और एट द सेम टाइम आप देखें तो उनके जो प्रिंस है उन्होंने भी एक विजन 2020 करके निकाला था कई हफ्तों पहले कि जो डिपेंडेंस है तेल पर सऊदी अरेबिया का वो कम होने का ज्यादा चांसेस हैं, इसलिए वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स, उनका जो मेन ऑयल कंपनी है उसको पार्ट्स प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, तो वो सब प्लान्स निकले थे। तो उनका भी ये मानना है आई थिंक इंटरनली कि तेल पर हम ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते और रेवेन्यूज बाकी जगह से भी आ सकते हैं। तो हमें नहीं लगता कि नए ऑयल मिनिस्टर है नया आई थिंक व्यू लेके आएंगे, लेकिन वो पहले का जो स्टैंड है उससे ज्यादा डिफरेंट रहेगा। फिर भी हमें यही लगता है कि सिर्फ सऊदी अरेबिया का डिसीजन इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्या बाकी ओपेक मेंबर्स कहते हैं कि या वो सहमति है कि नहीं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट्स को ट्रिगर के लिए। राधिका जी, साथ ही ये बताएं कि आज ईसीबी की जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ हो सकता है और उसका क्या असर पड़ेगा दुनिया भर के बाजारों पर? ईसीबी से वैसे कोई रेट चेंज की एक्सपेक्टेशन नहीं है। उन्होंने मार्च में ही बहुत सारे मेजर्स लिए थे, क्यूई को बढ़ाया था, साइज बढ़ाया था, उन्होंने नया एक लेंडिंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया था। तो वो सब अभी तक फुली इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। आप पर्टिकुलरली देखें तो जून में ही कॉर्पोरेट बॉन्ड परचेजेस, तो अभी वो गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते थे, अभी वो कॉर्पोरेट बॉन्ड भी खरीदना शुरू करेंगे 24 जून से। उसके बाद आप देखें तो जो नया लेंडिंग फैसिलिटी है वो भी इस मंथ लॉन्च हो रहा है। तो इसलिए नए मेजर्स करने की कोई अर्जेंसी नहीं है। दूसरी बात हमें देखने की जरूरत है कि वो प्रोजेक्शंस निकालने वाले हैं, क्वार्टरली प्रोजेक्शंस जो बोलते हैं, तो उसमें हमें लगता है कि पहली बार बहुत क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एक्चुअली बढ़ेंगे, जो उनके जो फोकस हैं वो बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि तेल के जो उनके असम्पशन थे वो काफी लो थे। उनको लग रहा था 34-35 पे रहेगा, अभी तेल 50 पे है, तो उनको वो बढ़ाया जाएगा। अगर वो असम्पशन बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन का फोकस भी ऊंचा होगा। तो आई थिंक बहुत क्वार्टर्स में पहली बार हम देखेंगे ईसीबी से कि वो अपना इन्फ्लेशन फोकस ज्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे तो 0.1 से 0.2 या 3 तक। तो एक वही मेन टेक अवे होगा। अदर देन दैट आई थिंक ईसीबी यही कहेंगे कि हम चाइना में, यूएस में क्या होने वाला है, ब्रेक्जिट होने वाला है जून में, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो सब हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर वॉलेटिलिटी बढ़ा तो हम और ज्यादा करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी के लिए हमें नहीं लगता कि कोई न्यू मेजर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे ये महीने। ये तो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट वो क्या रखते हैं, इस पर नजर रहने वाली है। शुक्रिया राधिका जी आपका इन दोनों ग्लोबल मुद्दों पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। तो ये थे दो बड़े ग्लोबल इवेंट्स जिस पर आज बाजार की नजर रहने वाली है। लेकिन घरेलू बाजार में सबसे बड़ा इवेंट तो अनिल आपका जन्मदिन है आज। पहले तो बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की, बहुत बहुत बधाई हो। अनिल, क्या प्लान है आज का, ये तो बताइए। बस सारे प्लान आप ही के साथ हैं जो भी बनेंगे। बस 3:30 बजे तक तो बाजार रहेंगे, उसके बाद बनाएंगे। चलिए, तो एक पार्टी लेंगे हम लोग सब मिलकर पूरी टीम की तरफ से। मुझे मेरे प्रोड्यूसर्स भी बता रहे हैं कि पूरी टीम की तरफ से अनिल आपको आज ढेरों शुभकामनाएं। सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम आपको ये शुभकामनाएं दे रही है। चलिए, तो आज का बाजार किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए ये जानते हैं अब अनिल जी से। अनिल जी बताइए, आज थोड़ा सा मार्केट में कंफ्यूजन है। अब देखिए, पिछले 3 दिनों से एक बार तो हम देखते हैं 8,200 को टच करता है, फिर नीचे आके क्लोजिंग देता है। 8,200 के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहे हैं भारतीय बाजार। आज का दिन कैसे अप्रोच करना चाहिए? क्या ऊपर में बिकवाली करनी चाहिए? एक्चुअली डायरेक्शन मिल नहीं रहा है, ये बात सही है। और मुझे लगता है आज भी वही मामला है कि 8,150 के नीचे क्लोज हो तो ये समझे कि थोड़ी कमजोरी और बढ़ेगी, और 8,225 के या 8,200 के ऊपर भी बंद हो जाए तो ये मानकर चलें कि थोड़ी मजबूती बढ़ जाएगी। तो जब तक इस रेंज के बाहर न निकले तब तक आप ये सोचिए कि आपको कोई खास ट्रेड बड़ा नहीं करना है। क्योंकि 2 बड़ी इवेंट है और दोनों ही इवेंट बाजार बंद होने के बाद ग्लोबल मार्केट्स की है, तो कल शायद आपको एक डायरेक्शनल मूव दिखे। तो कल अगर हफ्ते का आखिरी दिन है, वीकली क्लोज अगर 8,200 के ऊपर मिले तो बहुत अच्छा होगा, और वीकली क्लोज अगर 8,150 के नीचे मिले तो बहुत बुरा नहीं है, थोड़ा सा कमजोरी वाला हो सकता है। तो पहले तो ये कि इस रेंज को ट्रेड करना है। दूसरी बात, अब
मुझे नहीं लग रहा कि एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर हमें बहुत कमजोर खुलना चाहिए, लेकिन फिर भी जब तक भारतीय बाजार खुले एशिया बाजारों पर नजर रखेंगे। हम एशिया के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो अगर कमजोर खुलते हैं तो फिर क्या करना है, 8150 के आसपास एक खरीदारी का मौका लिया जा सकता है, लेकिन बहुत छोटा स्टॉप लॉस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर 8150 के नीचे बहुत फिसल गए, टिक गए, तो 75 पॉइंट तुरंत नीचे गिरता हुआ दिख सकता है निफ्टी। 8075 से लेकर 8100 हो सकता है फिर आज ही आ जाए। इसलिए आपको स्टॉप लॉस सिर्फ 25 पॉइंट नीचे ही लगा लेना है, ज्यादा रिस्क नहीं रखनी है, और वो होगा 8125 का। ऊपर का लक्ष्य आपका बनेगा 8225, 8250, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी। ये तो बात हुई अगर कमजोर शुरुआत के बाद निफ्टी नीचे मिले तो। अगर कमजोर शुरुआत ना हो, ठीक ठाक हम खुल जाए, पहले ऊपर की तरफ जाए, तो 8250 के आसपास शॉर्ट करें। अब 8200 के आसपास शॉर्ट नहीं करें, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से लगातार ही कह रहा हूं कि 8250, 8200 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए। अब शॉर्ट करने के लिए थोड़ा और ऊपर के लेवल का इंतजार करें। स्टॉप लॉस लगाएं 8300 का, नीचे 8200 और 8175 पर आपको अपनी शॉर्ट पोजीशन को कवर कर लेना है। सरप्राइजिंगली कल बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर हुआ है, जबकि आंकड़े ऐसा नहीं दिखा रहे थे। उसकी वजह थी न्यूज कि एक और तो एमएसपी के दाम बढ़े हैं, दूसरी ओर राजन के जाने की चिंताएं, रुपए की कमजोरी, इन्होंने सबने बैंक निफ्टी पर दबाव बनाया। लेकिन मुझे लगता है बैंक निफ्टी स्ट्रांग सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं अगर आज फिर से कमजोर शुरुआत हो तो बैंक निफ्टी खरीदना चाहूंगा 17300 के आसपास, 150 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। 17500, 17700 फिर से ऊपर का टारगेट एक बार चांस लिया जा सकता है। या फिर अगर बैंक निफ्टी थोड़ा कल की कमजोरी के बाद रिकवर होकर खुलता हुआ दिखे तो 17600 के आसपास शॉर्ट कीजिए, 17700 को का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और 17300 के लक्ष्य के लिए। तो ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ है, ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेवल्स का इंतजार करें, बाजार को किसी एक डायरेक्शन की तरफ निकल जाने दें और उसके बाद ट्रेड करें, या फिर जिन लेवल्स मैंने दिए हैं उन लेवल के आसपास पहले पहुंचे तो एक कॉन्ट्रा ट्रेड लें। तो डायरेक्शन के साथ पैसा बनाना मुश्किल होगा, कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, चलिए तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की जरूरत पड़ेगी। ऊपर में अनिल कह रहे हैं आज 8200 नहीं, इंतजार करिए 8250 का, वहां पर आपको बेचकर आज चलना चाहिए। चलिए और एक्सपर्ट से पूछते हैं कि वो कैसे अप्रोच करेंगे। वागले साहब हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मॉर्निंग सर, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे आज मार्केट को आप? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। हार्टी कांग्रेचुलेशंस ऑन टर्निंग 25, ये मैं कह सकता हूं। ये तो सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मिला है अब तक। तो आज शाम की पार्टी कहाँ है वैसे आप बाद में बता देना, मिलेंगे। बिल्कुल। और अनिल जी ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं, ये सीमित दायरे में ट्रेड नहीं करना चाहिए। ऊपर में 8230, नीचे में 8150, शायद उसमें हम आज का दिन या एक और दिन भी निकाल ले। तो मैं समझता हूं आज फर्स्ट टाइम में ये स्ट्रेटेजी दे रहा हूं कि अगर 8230 ब्रेक करता है तो बाय किया जाए, और टारगेट ऑफ से 30 पॉइंट स्टॉप लॉस लेके 60-70 पॉइंट का टारगेट 8300 तक जा सकता है। 8150 ब्रेक करता है तो 8185 के स्टॉप लॉस से 8060 के लिए सेल किया जाए। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है तो शायद नीचे की तरफ हम ब्रेक डाउन दे दे, लेकिन वेट करते हैं। ओके, चलिए तो बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर दिख रहा है, ये राय निकल कर आ रही है। हमारे दूसरे एक्सपर्ट भी हैं हमारे साथ, संदीप जैन साहब, गुड मॉर्निंग। ये बताइए राजन के साथ जो अनिश्चितता इस समय बनी हुई है उसको लेकर हमने रुपया देखा कल डेज लो पर जाकर समाप्ति हुआ, आपको क्या लगता है एफआईआई किस तरह से रीड करेंगे? क्या वो थोड़ा कॉशियस हो जाएंगे और भारतीय बाजारों में निवेश के लिए अभी थोड़ा इंतजार करेंगे जब तक इस पे क्लैरिटी नहीं आ जाती? क्योंकि रुपया जाहिर सी बात है कमजोर होगा अगर राजन साहब अगला टर्म नहीं लेते। आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई पर्सन स्पेसिफिक कोई बहुत बड़ा चेंजेस आ जाए। ठीक है, बहुत बड़ा पोस्ट है, एफआईआई डेफिनेटली नजर रखते हैं, चीज अच्छी हो तो सर्टेनली पॉजिटिव बेनिफिट्स आते हैं, बट जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कोई नेगेटिव हो जाएगा और एफआईआई कुछ बहुत बड़ा स्टैंड चेंज कर लेंगे। आई रियली डाउट, मुझे ऐसा लगता नहीं। अगर ऐसा होता मैं तो नहीं करता ऐसा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल कहीं ना कहीं सर्टेनली इंपैक्ट पड़ेगा। रूपी कमजोर हो रहा है, दूसरे फैक्टर्स है वो, एक देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रखा है बाकी, और यूएस में इकोनॉमी स्ट्रांगर हो रही है, उसकी वजह से तेजी आ रही है डॉलर में। तो ये सब सारे रीजंस है। बाकी ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है रूपी कहीं ना कहीं अब रेजिस्टेंस फेस करेगा। कोई बहुत ज्यादा यहां से मुझे बड़ी तेजी नहीं लगती है, समवेयर अराउंड 25-30 पैसे के लगभग अब रेजिस्टेंस फेस करेगा। और ओवरऑल मार्केट्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि मार्केट भी एक डायरेक्शन ढूंढने की तलाश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 8200 के लगभग
नई बाइंग पोजीशन जल्दी से नहीं बनाए और नीचे भी आने की कोशिश कर रहा है, तो मार्केट समवेयर जो साइडलाइंस पे बैठे हुए हैं उनको भी मौका नहीं दे रहा मार्केट की एंटर किया जाए। बट ओवरऑल आई फील कि मार्केट में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए, वहां पे बहुत सारे मौके हैं। ओके, तो मौके हैं अभी भी इस बाजार में, घबराने की जरूरत नहीं। रेंज बाउंड भले ही है लेकिन मजबूती बरकरार है। लेकिन एफआईज क्या कर रहे हैं इस बाजार में और वायदा कारोबार के क्या संकेत हैं, साथ ही कौन से हैं वो टॉप स्टॉक्स जहां पर आज आपके लिए निवेश और ट्रेडिंग के मौके हैं, इन सब पर करेंगे बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान बने हुए हैं, संदीप बागले जी और संदीप जैन साहब, और अनिल सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। आज बर्थडे बॉय हैं अनिल जी। ये बताइए, एफआईआईज ने कल 260 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है कैश मार्केट में। इवन एफएनओ में देखिए करीब करीब 675 करोड़ रुपए की खरीदारी उनकी तरफ से निकल कर आई है। थोड़ा कॉन्फिडेंस भरने वाले हैं आंकड़े। कल का डेटा बेहतर है और डेटा बेहतर इसलिए आज से भी कि नेट डायरेक्शनल तौर पर देखें तो स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं, वो एक अच्छा संकेत है। क्योंकि देखिए निफ्टी में खरीदारी या बिकवाली हो उसको मैं बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता। अल्टीमेटली कोई भी एफआईज, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर पैसा तो तब बनाएगा जब वो स्टॉक्स में पैसा लगाए। तो अगर 260 करोड़ के कैश मार्केट में खरीदारी किए, सामने 560 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, और ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पिछले 2 दिनों से एफआईज स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बिकवाली कर रहे हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स खरीदना ये ज्यादा पॉजिटिव है बजाय इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदने के। अब इंडेक्स में थोड़ी बिकवाली हुई है 286 करोड़ की, लेकिन वो बिकवाली बैंक निफ्टी में हुई। खबरों के चलते एफआईज को भी लगा होगा कि अगर राजन साहब चले जाएंगे तो रुपया 70-72 हो जाएगा या बैंकों के लिए अच्छा नहीं होगा, तो उस लिहाज से उन्होंने बिकवाली की बैंक निफ्टी में। वो भी बिकवाली निफ्टी में नहीं है। तो मैं इसलिए इन डेटा को पॉजिटिव साइड पर देख रहा हूं, और इससे बढ़िया संकेत ये मिलता है हेमंत कि फिर अगर ऐसे में आज कमजोर शुरुआत हो जाए एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर, तो नीचे के लेवल पर एफआईज खरीदेंगे, ये एक संकेत मिलता है। तो ये एक राहत वाली बात है। अब जो मजबूत डेटा आपको चाहिए कि 8,200 के पार निकलकर क्लोज हो पाए, उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। बिल्कुल। चलिए पूछते हैं, ऐसे बाजार में आज आपको कौन से वो 2 आइडियाज हैं जो अच्छा पैसा बनाकर दे सकते हैं। बागले साहब हमारे साथ हैं। बागले साहब, एक ट्रेड जो आज आप देना चाहें हमारे दर्शकों को। थोड़ा सा ऑड स्टॉक है हेमंत, मैं यूफ्लेक्स में बाय दूंगा। एक्चुअली कल दोपहर में प्रदीप के साथ डिस्कशन में स्टॉक उभर कर आया था और मुझे इसका पैटर्न बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं ये 222 के टारगेट के लिए 198 के स्टॉप लॉस से बाय दूंगा, और ये एक हफ्ते 5-7 दिन का व्यू होगा, और थोड़ा लंबा व्यू लेते हैं 1-1.5-2 महीने का, तो मुझे लगता है ये स्टॉक 260-265 तक भी जा सकता है। ओके, तो ये एक कैश मार्केट का स्टॉक जहां पर आपके लिए मौका बन सकता है खरीदारी का। संदीप जैन साहब भी हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। संदीप जी गुड मॉर्निंग, आप कहां खरीदारी करने का इरादा रखते हैं आज? अनिल जी, मैंने मिस किया। आई मस्ट विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और शुरुआत में मेरे को ध्यान से निकल गया था, थोड़ा जोश में आ गया था आरबीआई गवर्नर साहब के क्वेश्चन को लेकर। बट अब स्टॉक्स की अगर बात करें तो जेबीएफ इंडस्ट्रीज इनफैक्ट एक स्टॉक है, बेहतरीन स्टॉक है, और देखा जाए तो क्वालिटी स्टॉक है। एक बहुत बड़े नामचीने इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन ने इन्वेस्ट किया इसमें, तो मुझे लगता है जेबीएफ इंडस्ट्रीज एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक कल निकल के आया है। और दूसरा टैलब्रोज ऑटो, इनफैक्ट ये 40 रुपए पे मैंने कभी जैकपॉट में भी रेकमेंड किया और ऊपर भी इनफैक्ट बहुत लेवल्स तक गया, आई थिंक 175 तक भी, और वापस से कंसोलिडेट होके 109-10 के लगभग है। मुझे लगता है कि स्टॉक में भी बहुत दमखम है, और जिस तरीके से ऑटो स्टॉक्स चल रहे हैं तो ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स में भी मुझे अच्छा खासा रुझान दिख रहा है। और ओवरऑल एक अगर एफएनओ स्टॉक में देखें तो भारतीय इंफ्राटेल वहां पे अच्छा एक वो दिख रहा है मोमेंटम, और लगता है कि वहां तेजी आएगी। एंड एक बड़ा ऑटो स्टॉक है एमएनएम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, वहां पे भी ठीक ठाक से चाल देखनी चाहिए। तो एमएनएम के ऊपर नजर रखिए। कल इनके बिक्री के जो आंकड़े आए थे वो भी अच्छे आए थे। जेबीएफ इंडस्ट्रीज, भारतीय इंफ्राटेल, ये 3 पिक्स हैं संदीप जैन की तरफ से, और यूफ्लेक्स दिया है वागले साहब ने। वागले साहब से जानेंगे बाकी के उनके टॉप पिक्स कौन से हैं। ब्रेक के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, 5 एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं निफ्टी पर, ये सब बताने वाले हैं। छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और हमारे साथ बने हुए हैं बर्थडे बॉय अनिल सिंह जी। उनसे जानते हैं कि
एफएनओ से क्या संकेत मिल रहे हैं बताइए। हेमंत, जो आप मुझे बर्थडे बॉय कह रहे हैं, आज मुझे सबसे बढ़िया चीज यही लग रही है कि मैं बॉय हूँ। बर्थडे तो हर साल आती है और लेकिन बॉय वाली फीलिंग आगे साहब कह रहे हैं 25 साल हुए हैं आपको पूरे। वो तो मेकअप का कमाल है। एनीवे, जहां तक एफएनओ के संकेतों का सवाल है, 2-3 चीजें जो खास तौर पे मैं देख रहा हूँ। पहला तो है बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी में देखिए 50,000 शेयर कम हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में और 1% नीचे जाकर बंद हुआ। तो कल बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशन कल हल्की होती हुई दिखी है। तो वो ट्रेडर्स जो ये मानकर चल रहे थे और जो गलत नहीं मान रहे थे कि बैंक निफ्टी से ज्यादा मजबूत है, अब ये इस खबर के दम पर बैंक निफ्टी कमजोर हुआ है कि राजन साहब चले जाएंगे तो शायद अच्छी बात नहीं है और करेंसी कमजोर हुई, उसका असर पड़ा है। तो उन्होंने कल अपनी तेजी की पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग की है। शॉर्ट्स बहुत नहीं बने हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन तेजी की पोजीशन कम हुई। तो बैंक निफ्टी के लिए ये जरूरी होगा 17,300 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आए, अदरवाइज फिर बैंक निफ्टी से बाजार की गिरावट बढ़ सकती है। पहला संकेत तो वायदा कारोबार का ये। निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट में कोई खास बदलाव नहीं, सिर्फ 1 लाख शेयर कम हुए, तो कोई दिक्कत वाली बात वहां पर है नहीं। पुट कॉल रेशियो, इंटरेस्टिंग बात है, कल बढ़कर आया है, 2 बेसिस पॉइंट ही बढ़ा, लेकिन 1.04 पर आया है। और कल जिस तरह से बाजार दिन के हाई के आसपास जाकर बंद होने की कोशिश करता हुआ दिखा था, वो एवरेज होकर थोड़ा नीचे भले हम आए। तो एक संकेत साफ है कि बाजार बहुत कमजोर नहीं है। वायदा कारोबार के संकेत ये बता रहे हैं कि निचले स्तर से खरीदारी भी आ रही है, शॉर्ट कवरिंग भी आ रही है। और अगर आज बैंक निफ्टी कल की उस नेगेटिव खबर को पचा जाए और ऊपर जाने की कोशिश करे, तो फिर आपको 8,200 के ऊपर की क्लोजिंग मिल सकती है। तो निफ्टी को 8,200 के ऊपर क्लोज होने के लिए बैंक निफ्टी की सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल, जो कल नहीं मिल पाई और पिछले हफ्ते की शानदार रैली के बाद ऐसे ही पढ़ना चाहिए शायद कि पिछले 3 दिनों से भारतीय बाजार कंसोलिडेशन करने के मोड में इस समय नजर आ रहे हैं। चलिए विस्तार से बात करेंगे। आज ऑटो नंबर्स पर हमारी नजर होगी जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, खासतौर पर टाटा मोटर्स के नंबर्स पे बात होगी। टीवीएस मोटर ने शानदार नतीजे पेश किए, कितना तेज हो सकता है ये स्टॉक, और हीरो मोटोकॉर्प को किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, इस सब पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। कल ऑटो कंपनियों के जो बिक्री के आंकड़े हैं वो कुछ के तो आ गए थे बाजार के दौरान ही, जैसे कि मारुति अशोक लेलैंड, वहां से डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा था, जैसे कि अशोक एस्कॉर्ट्स, एमएनएम और आइशर मोटर, जहां से अच्छे नंबर्स आए थे, लेकिन बाजार बंद होने के बाद भी कई कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए हैं। सीधे चलते हैं पूजा के पास और समझते हैं कि नंबर्स कैसे आए, खास तौर पर टाटा मोटर्स, टीवीएस, हीरो मोटोकॉर्प के। पूजा बताइए। जी, नंबर्स से बात करने से पहले मैं अनिल जी को पहले विश करना चाहूंगी। अनिल सर, विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे, और पार्टी की डिटेल्स हमें दे दीजिएगा। थैंक यू। ऑटो नंबर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए हैं। टाटा मोटर्स के नंबर्स उम्मीद से काफ़ी कमज़ोर हैं। अगर हमारा अनुमान था कि बिक्री में 11% की बढ़त देखने को मिलने की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मार्जिनल बढ़त देखने को मिली और एक्सपोर्ट का प्रेशर तो था ही। तो कमज़ोर नंबर्स टाटा मोटर्स की तरफ से, लेकिन टीवीएस मोटर्स के नंबर उम्मीद से काफ़ी अच्छे आए हैं। और साल दर साल हम केवल 2-3% के बढ़त की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन काफ़ी अच्छी बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। 3 व्हीलर और एक्सपोर्ट से जरूर थोड़ा बहुत दबाव है, लेकिन 2 व्हीलर सेगमेंट में काफी अच्छी बढ़त, साल दर साल करीब 13% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स की बात करें तो साल दर साल एक मार्जिनल ही बढ़त हुई है और उम्मीद से थोड़ी कमजोर है। और लगातार अगर हीरो मोटोकॉर्प का ट्रेंड भी देखें तो मंथ ऑन मंथ भी ट्रेंड कमजोर रहा है, नंबर्स में दबाव देखने को मिला है। तो ये तमाम स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहेंगे, कल बाजार बंद होने के बाद इन्होंने अपने मंथली सेल्स नंबर्स पेश किए हैं। कुछ देर में पूजा मैं आपसे बजाज ऑटो के नंबर्स पर भी पूछूंगा कि क्या उम्मीद है जो अब आने बाकी है, लेकिन उससे पहले इन शेयरों पर एक राय ले जाए। और पहले टाटा मोटर्स नंबर्स वैसे डोमेस्टिक के कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक तो एक्शन में रहता है ग्लोबल आंकड़ों के दम पर, और वो उतने बुरे नहीं दिख रहे हैं। 8% की ग्रोथ है, बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं जेएलआर की, लेकिन बुरी भी नहीं है। लेकिन कल वागले साहब स्टॉक ने एक इंटरेस्टिंग रुझान दिखाया, अच्छी तेजी के बाद कल करेक्ट होता हुआ दिखा। अब लोग ये भी बात करें कि टाटा स्टील जो है वो टाटा मोटर्स में एक बड़ी चंक बेचने वाला है, वो ट्रेड भी कभी भी होता हुआ दिख सकता है आपको अगले 2-4 सेशन में। क्या टाटा मोटर्स एक शॉर्ट कैंडिडेट बन रहा है, या फिर इंतजार करें कमजोरी का किसी पर्टिकुलर लेवल पर आप खरीदना चाहेंगे? अभी आपने जो अभी बोला टाटा स्टील और टाटा मोटर्स, उसका इम्प्लीकेशन मुझे पता नहीं। उसका इम्प्लीकेशन फंडामेंटली ये होता है कि टाटा स्टील टाटा मोटर्स में अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेचेगा, तो नेगेटिव होगी, तो नेचुरली थोड़ी नीचे के भाव पे होती है जनरली, जो हम मानकर चलते हैं वैसा हो सकता है। 2 दिन पहले जो टाटा मोटर्स में 420 से ब्रेकआउट होकर 460 ओपन हुआ, तो मेरे लिए टोटल चेंज इन पैटर्न है।
ये मैं समझता हूँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर या राउंडिंग बॉटम पैटर्न जिसको टेक्निकल्स में डिफाइन किया जाता है, और मेरे लिए 550 का टारगेट बैठता है। अभी करंटली ट्रेड 450 हो रहा है। 550 टोटल व्यू, मतलब ये ऑब्वियसली मैं कुछ दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ महीनों की बात कर रहा हूँ। और अगर 430 आता है तो शायद ये न्यूज जो आप बोल रहे हो वो डिस्काउंट आएगी और इसको हम पुल बैक समझेंगे। तो इस खबर पे जब जहां हो डील जो बॉटम बनाए वो खरीदने का मौका है। अप टू 430 खरीदने का मौका है। अगर 420 के नीचे अगर ट्रेड होता है, क्योंकि 420 वो लेवल है, आप 5 रुपए नीचे पकड़कर चलिए, उसके नीचे जाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, वहां से वापस बाइंग आना चाहिए और तब तक वो पुल बैक माना जाएगा। और 425 तक अगर बाइंग करने का मौका मिलता है तो मैं ऐड करने की सलाह दूंगा। और अगर 2 से 3 महीने या 4 महीने का व्यू लेते हैं तो मुझे 550 560 का व्यू बैठता है। शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे को पैटर्न अभी सजेस्ट कर रहा है। ऑलराइट, चलिए, तो ये है टाटा मोटर्स की बात। लेकिन सबसे अच्छे नंबर्स देखें तो कल से और आज तक जो आए हैं वो टीवीएस मोटर के हैं। बेहतरीन नंबर्स इन्होंने पेश किए। एक्सपेक्टेशंस तो थी नहीं कि इस तरह के नंबर्स आएंगे। आप देखिए, टोटल वॉल्यूम 11% बढ़ा है, 2 व्हीलर बिक्री 13% बढ़ी है, स्कूटर्स की बिक्री 20% बढ़ी है। ये बताइए, इसके चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं टीवीएस मोटर के? हेमंत, टीवीएस मोटर्स एक ऐसा स्टॉक था जिसमें मैं काफी बुलिश था, लेकिन जब से उसने 310 तोड़ा है, आई थिंक ये 3 या 4 हफ्ते पहले हुआ है, वो भी 300 की तरफ जाते हुए स्ट्रगल कर रहा है। तो 280 और 300 का एक ये रेंज बना हुआ है। मुझे नहीं लगता है वो 300 जल्दी में तोड़ेगा, और जब तक वो नहीं तोड़ेगा इसमें लॉन्ग नहीं करना चाहिए। टोटल व्यू चेंज हुआ है। ओके, 280 का स्ट्रांग बेस है, शायद वो भी ना तोड़े, लेकिन अगर 280 तोड़ता है तो फिर वो सीधा 260 250 की तरफ आएगा, बहुत ही निगेटिव होगा। लेकिन मैं समझता हूं फिलहाल फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज और वीक्स आई थिंक 280 और 300 ये रेंज में मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ये राय है टीवीएस मोटर्स पर। लेकिन इन तीनों स्टॉक्स में संदीप आपसे राय लेना चाहता हूं, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प, कहां आपको खरीदारी या बिकवाली के मौके दिखते हैं इन आंकड़ों के दम पर? देखिए, टाटा मोटर्स तो बेहतरीन लगता है। मैं संदीप वागले जी से बिल्कुल सहमत हूं। बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनानी चाहिए। बेहतरीन वैल्यूएशंस पे स्टॉक है और एक अलग लीग की कंपनी हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से तो जहां पे भी, और ये जो जिस तरीके का टेक्निकली अगर बात करें तो जिस तरीके का ब्रेकआउट दिया है इस बार और जो रिजल्ट्स थे वो बेहतरीन थे, तो मेरे हिसाब से समवेयर अराउंड 400 से लेकर 425 का अगर रेंज मिलता है, जहां पे भी कोई करेक्शन आए, तो बिल्कुल ये बहुत ही अच्छा एक खरीदने का मौका होगा। दूसरा, हीरो मोटोकॉर्प फैंटास्टिक स्टोरी है। इनफैक्ट जिस तरीके से मॉनसून अगर अच्छा रहता है और जो रूरल कंजम्पशन बढ़ने वाला है और जो भी सरकार के स्टेप्स हैं ओवरऑल रूरल ग्रोथ लाने के लिए, तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी ये पर्टिकुलर कंपनी होगी। और मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना चाहिए और इन लेवल्स पे भी कोई महंगा नहीं है और थोड़ा नीचे आए तो बिल्कुल ऐड करना चाहिए। तो ये रहा इन स्टॉक्स पर। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज ने इन नंबर्स को किस तरह से रीड किया है और क्या कह रहे हैं, चलिए सीधे चलते हैं नियति के पास और जानते हैं। नियति, बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेज? क्या अशोक लेलैंड से शिफ्ट होकर कहीं टाटा मोटर्स में निवेश करने की राय निकल कर आ रही है? देखिए हेमंत, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट कह रही है कि अशोक लेलैंड और हीरो मोटो ने अंडर परफॉर्म किया है पूरी इंडस्ट्री ग्रोथ को, और अक्रॉस द सेगमेंट्स वॉल्यूम ग्रोथ में 1 मई के महीने में मॉडरेशन देखने को मिला है। डॉइचे बैंक आपको कह रहा है कि एलसीवी के जो इनिशियल साइंस हैं वो एक साइक्लिक अपटर्न के दिख रहे हैं और हैवी कमर्शियल व्हीकल की ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रही थी। हालांकि अशोक लेलैंड के जो मार्केट शेयर है वो लॉस आउट हुआ है यहाँ पे और टाटा ने यहाँ पे गेन किया है। अशोक लेलैंड में फिलहाल ये बाई की रेटिंग दे रहे हैं। टारगेट प्राइस 125 का है जो कि मौजूदा भाव से 20% का अपसाइड दे रहा है। आयशर को ये होल्ड करने की आपको सलाह दे रहे हैं। 19,000 का इनका लक्ष्य है, मगर टाटा मोटर्स पे होल्ड की रेटिंग है और टारगेट प्राइस इनका 360 का ही है जो कि 20% मौजूदा भाव से नीचे का है। नोमुरा कह रहा है कि निवेश करके चलिए एमएनएम में, मारुति में और टाटा मोटर्स में। हालांकि न्यूट्रल कॉल दे रहे हैं अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो और हीरो मोटो पर। ओके, तो ये है राय इन तमाम शेयरों पर जो ऑटो सेक्टर के हैं और जहां पर नंबर्स के दम पर आज एफआईज अपनी राय बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बजाज ऑटो, इसके नंबर अभी आना बाकी हैं। शायद मेरे ख्याल से ये एकमात्र बड़ी ऑटो कंपनी बची जिसके नंबर्स आना बाकी हैं। तो देख लेते हैं क्या उम्मीद है। पूजा ने की है रिसर्च। बताइए पूजा, कैसे रहेंगे आंकड़े?
बजाज ऑटो से कमजोर नंबर्स की उम्मीद है और बिक्री में इस बार डिग्रोथ देखने को मिल सकती है। 2% के आसपास की डिग्रोथ देखने की उम्मीद है। अगर पिछले महीने के भी नंबर्स देखें तो काफी कमजोर थे, लेकिन आपको बता दें कि स्टॉक रिकवर हुआ था जब बजाज कंपनी ने गाइडेंस दी थी कि मई महीने में करीब 12% की मंथ ऑन मंथ बढ़त देखने को मिल सकती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो एक अच्छी खबर होगी कंपनी की। करीब 3.7 लाख यूनिट्स की गाइडेंस दी थी कंपनी ने, तो अगर इस तरह के कुछ फिगर्स निकल कर आते हैं तो वो शायद एक अच्छी खबर होगी कंपनी की। लेकिन ओवरऑल बात करें तो एक्सपोर्ट्स, डोमेस्टिक, इन सभी में दबाव देखने की उम्मीद है। चलिए, तो कमजोर नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं। अगले 1 घंटे के अंदर अंदर ये नंबर्स आ जाएंगे। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन नियति हमारे साथ बनी हुई है। नियति, कोल इंडिया के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं आज? काफी सारी आज रिपोर्ट्स आई हैं कोल इंडिया की। कल जिस तरह से इन्होंने लक्ष्य के मुकाबले कम उत्पादन दिया है, अपने जो नंबर्स आए हैं उसके बाद कुछ एक ब्रोकरेजेस हैं जो कि नेगेटिव हैं, मगर ज्यादातर ब्रोकरेजेस जो मैं देख रही हूँ वो पॉजिटिव हैं। क्योंकि प्राइस हाइक इन्होंने किया है और इसी पे ज्यादातर ब्रोकरेजेस बुलिश हैं। मेंटेन करा है बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच आपको निवेश करने की सलाह। टारगेट प्राइस 434 का था, जिसे अब ये बढ़ा करके 442 का कर रहे हैं। देखिए, मौजूदा भाव से आपको 48% की तेजी ये शेयर 12 महीने के दौरान दिखा सकता है। जिस तरह से आगे चल के ई ऑक्शन होगा वो एक पॉजिटिव होगा और प्राइस हाइक तो पॉजिटिव है ही। जेपी मॉर्गन कह रहा है अपग्रेड कर रहा है, अंडरवेट का कॉल था, अब इसे बढ़ा करके न्यूट्रल का कॉल दिया है। 330 का इनका लक्ष्य है, थोड़ा सा रीजनेबल आपको दिखेगा। 11% की मौजूदा भाव से तेजी आ सकती है, मगर मॉर्गन स्टैनले का अंडरवेट का कॉल है। टारगेट प्राइस 245 का है, 18% का एक डाउन साइड दे रहे हैं। प्रोडक्शन और डिस्पैच हल्की जरूर इंक्रीज हुआ है, मगर ये कह रहे हैं कि FY 17 का जो प्रोडक्शन टारगेट है वो अभी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। ओके, तो ये रहा आती हुई कोल इंडिया के स्टॉक पर। अब फिर से सारे FIs जागे हैं कवरेज करने के लिए, जब से कोल इंडिया ने नकली के बाद 6.25% दाम बढ़ाए हैं। कल इस स्टॉक में हमने फिर से एक्शन बढ़ते हुए देखा। वागले साहब, क्या चार्ट्स पर कहीं कोई ऐसी मजबूती के संकेत हैं कि 330 की रेंज में पहुंच जाए शेयर? अनिल जी, मैं इस पे काफी बेरिश था, लेकिन लास्ट 1 या 2 दिन से इसमें कुछ पॉजिटिव व्यू उभर कर आ रहा है। 290 के नीचे बंद नहीं हो रहा। 290 के नीचे बंद नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन वो 305 के ऊपर बंद होना जरूरी है, क्योंकि प्रायर वीकली हाई 300 है। तो उसके ऊपर अगर बंद होता है और वॉल्यूम्स आते हैं तो मैं समझता हूँ 315, 318 का व्यू रुझान बैठेगा और व्यू पॉजिटिव धीरे धीरे बनेगा, तो फिर शायद 330 का भी हम बात करने लगेंगे। बट ये मेरे लिए क्लोज होना जरूरी है 300 के ऊपर, स्पेसिफिकली वीकली क्लोज। ऑलराइट, चलिए, तो 300 के ऊपर जाकर समाप्ति होनी चाहिए, तब जाकर और तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, देखिए नंबर्स के बाद, क्योंकि यहाँ पर जो कोल की कीमतें हैं वो 6.25% बढ़ाई गई थी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एशियन पेंट्स की भी बात करेंगे। जी हाँ, CLSA ने इसको हाई कन्विक्शन सेल बताया। अच्छा प्रदर्शन ये स्टॉक दिखा रहा था और इसका लक्ष्य देखिए 1000 रुपए से घटाकर 900 रुपए कर दिया है। एशियन पेंट्स को आज आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। और बजाज ऑटो के बिक्री के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। 3,47,000 गाड़ियां बेची है मई के महीने में कुल मिलाकर। एक्सपोर्ट 1,43,000 यूनिट्स का, जनरली 40% के आसपास एक्सपोर्ट का हिस्सा रहता है बजाज ऑटो का। देखेंगे एग्जैक्टली आंकड़ा किस तरह का निकल कर आता है, लेकिन बिक्री एकदम बराबर, यूं कहें कि 2,000 गाड़ियां कम बेची है इन्होंने। तो कुल मिलाकर कोई खास बदलाव, ग्रोथ नहीं आई है बजाज ऑटो की सेल्स में। 1% ऊपर दिख रही, 345 के सामने 347, कुल 1% की बढ़त। और आप देखिए जो एक्सपोर्ट का फिगर 10% घटा है अनिल, तो ये ठीक नहीं, ये अच्छा नहीं मानेगा बाजार। तो एक्सपेक्टेशंस हालांकि ऐसी ही थी कि कमजोर नंबर्स आएंगे और कमजोर नंबर्स आए भी हैं। कल आप देखिए दिन के निचले स्तर पर जाकर इसने समाप्ति दी थी। मोटरसाइकिल्स की बिक्री के आंकड़े देखिए कुल 2% बढ़े हैं। तो मुझे तो इससे अच्छे हीरो मोटो के आंकड़े दिखते हैं, 6.25 लाख गाड़ियां बेच रहे हैं वो लोग हर महीने। एक्चुअली जो आंकड़े आपको देखने चाहिए ऑटो नंबर्स में, हीरो मोटोकॉर्प में घरेलू बिक्री के आंकड़े देखिए और हमेशा एक आंकड़े पर नजर रखिए। 6 लाख यूनिट के ऊपर मंथली सेल्स निकलती है तो बाजार पसंद करता है। टाटा मोटर्स में हमेशा ग्लोबल सेल्स के आंकड़े देखिए JLR के, और बजाज ऑटो में हमेशा एक्सपोर्ट के आंकड़े देखिए। भले ही 40% हिस्सा रखता हो, लेकिन वो आंकड़े अहमियत रखते। तो हर कंपनी के आंकड़ों में आपको क्या देखना है वो ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो आंकड़े आए वो बहुत मजबूत नहीं, क्योंकि खासतौर से एक्सपोर्ट 10% घटकर आया है, ये बाजार पसंद नहीं करेगा। राइट, बिल्कुल सर। चार्ट्स कैसे लगते हैं इसके, पूछते हैं वागले साहब, कैसे अप्रोच करेंगे इसे आज?
हेमंत, दोनों बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प मुझे 2 या 3% से ऊपर मूव नहीं लगती। वहां पर काफी स्ट्रांग वीकली रेजिस्टेंस है जो मुझे पार करते हुए जल्दी में नहीं लगता है, और जब होगा तो काफी बड़ी मूव आएगी। तो मैं यहां पर, अगर आप ट्रेडर हो शॉर्ट टर्म 1 वीक 2 वीक के, तो प्रॉफिट बुक करके नीचे में लेने की सलाह दूंगा। आपको नीचे 5-7% लोअर तो मिलना चाहिए। तो यहां पर अगर ऊपर में मूव आती है तो आप डिलीवरी बेचे या प्रॉफिट बुक करें। मुझे हल्का सा बेरिश तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन करेक्टिव मूव दिखता है। ऑलराइट, चलिए, तो हल्का सा करेक्टिव मूव यहां पर देखने को मिल सकता है। बजाज ऑटो में कल की गिरावट थोड़ी सी और आज गहरा सकती है। लेकिन अब हम बात करेंगे एशियन पेंट्स की। संदीप जैन साहब, आपसे राय लेना चाहूंगा। इस पर काफी सारे लोग बुलिश थे, अच्छा प्रदर्शन इसने दिखाया भी था। कल के बाजार में डेज हाई पर जाकर समाप्ति, 4.25% के तगड़े रिटर्न्स इसने दिए हैं। लेकिन आज सुबह सुबह CLSA की जो रिपोर्ट है उसे देखकर थोड़ी चिंता जरूर हो रही है। करनी चाहिए चिंता क्या? 1000 रुपए से लक्ष्य घटाकर 900 रुपए करना, हाई कन्विक्शन सेल बता देना CLSA का। आप कैसे अप्रोच करेंगे इसे? संदीप जैन, आवाज आ रही है? शायद कुछ दिक्कत आ रही है, पूछते हैं। हाँ हेमंत जी, जी बताइए सर, एशियन पेंट्स पर क्या राय है अब CLSA की रिपोर्ट के बाद? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, एशियन पेंट्स, देखिए ये रिपोर्ट थोड़ी सी मुझे ज्यादा एग्रेसिव लग रही है। और ठीक है, हाई कन्विक्शन सेल तो नहीं बोलूंगा, सर्टेनली प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वैल्यूएशंस है और जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी ग्रोथ प्राइस में देख चुके हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग करें। बट ओवरऑल देखिए, आप पेंट्स इंडस्ट्री में कोई ऐसा प्लेयर और इतनी बड़ी सेल्स वाला, करीब 12-13 हजार करोड़ की सेल्स वाला स्टॉक कोई भी नहीं। और अभी भी अगर देखें तो इंडियन कंपनी, वो भी पेंट्स की कंपनी, और इतना छोटा टर्नओवर, तो मुझे लगता है कि ग्रोथ तो आगे भी बहुत आनी बाकी है। और दूसरा, अगर कॉम्पिटिटर देखें तो कांसाई नेरोलैक है या बर्जर है। बर्जर चूंकि मैंने पहले बहुत बार एशियन पेंट्स के मुकाबले बर्जर को रेकमेंड किया आपके चैनल पे, बट दिस टाइम मैं कहूंगा कि स्टिल अगर कोई पेंट्स इंडस्ट्री में अगर किसी स्टॉक के साथ जाना है तो वो एशियन पेंट्स ही होगा। और भले ही हाई कन्विक्शन सेल इस इंस्टीट्यूशन ने दिया हो, बट मैं ये बाई नहीं करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि बाई ऑन डिक्लाइंस की रणनीति बिल्कुल इस स्टॉक में अपनाना चाहिए, क्योंकि कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं। कोई भी कंजम्पशन बढ़ता है, रूरल कंजम्पशन, और जो भी इंडिया में स्टोरीज हैं, उन सबको देख के लगता है कि ये स्टॉक एक अच्छा प्रॉक्सी है। ओके, तो एशियन पेंट्स भले ही CLSA ज्यादा बेरिश हो, ज्यादा डाउनग्रेड करता हुआ नजर आए, लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। ये राय संदीप जैन की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे। कुछ और स्टॉक्स मेरी लिस्ट में है। अच्छा, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने सुझाए हैं ट्रेडिंग के लिहाज से, बड़े इंटरेस्टिंग स्टॉक है, उन पर हम राय लेंगे, बताएंगे बाय करें, सेल करें, शॉर्ट करें, लॉन्ग करें, टारगेट्स क्या हैं, इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। हमारे साथ संदीप पागले साहब, संदीप जैन जी जुड़े हुए हैं, रजत बोस और हेमंत ठुकराल जी भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। हेमंत, आप गुड मॉर्निंग। पहले राय आपसे ये बताइए कि FNO में किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? निफ्टी को आज आप किस तरह से अप्रोच करेंगे? हम देख रहे हैं 2-3 दिन से 8,200 छूता तो है, जाता तो है, क्लोज नहीं दे पा रहा लेकिन उसके ऊपर। देखिए, गुड मॉर्निंग हेमंत। मेरे हिसाब से आफ्टर मूविंग काफ़ी तेज़ी से जिस तरह से निफ्टी बढ़ा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। और वो क्लियरली हमें FI के नंबर्स में भी नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा मोमेंटम वहाँ से भी ब्रेक हो रहा है। इस सेम स्पीड से उस तरह से बाइंग नहीं हो रही जैसे स्टार्टिंग में हो रही थी। तो मेरे ख्याल ये फेज जो है, इट इज़ मोर ऑफ अ कंसोलिडेशन। मार्केट रिमेन बाय ऑन डिप्स। एक चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि आपने 4 महीने का जो पुट कॉल रेशो का ट्रेंडिंग लाइन था उसको आपने तोड़ा है। पुट कॉल रेशो 1 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। आपकी नई बेस 8,000 है, तो ये थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग तो इट्स, आई थिंक वी विल हैव टू टेक इट इन बिटवीन। तो 8,120, 8,130 पे अगर बाजार वापस आते हैं, इट्स अगेन अ बाय। मुझे नहीं लगता 8,050 इतनी आसानी से तोड़ पाएगा। एंड अगेन फ्रॉम देयर द मार्केट विल ट्राई टू रीटेस्ट 8250, 8230। अगर 8250 क्रॉस करता है तो देन नेक्स्ट टारगेट शुड बी 8380, और मुझे वो टारगेट्स जून सीरीज में आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इट्स जस्ट अ बाय ऑन डिप्स। थोड़ा सा गिरावट है और उसको आपने गिरावट का फायदा लेना है और निचले स्तरों पे ऐड करना है निफ्टी को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, और मैं इस पे थोड़ा सा आपसे और बात करना चाहता हूं हेमंत के। जनरली पिछले जो कई सीरीज है उसका ट्रेंड देखकर ऐसा लग रहा है कि 1.04, 1.05 पर आ गया, थोड़ा और तेजी में और बढ़ गया तो कहीं बाजार और बोट ना हो जाए पुट कॉल रेशियो के हिसाब से जो आप बोले थे।
क्या ये समझना चाहिए कि इससे घबराने की जरूरत नहीं, ये मजबूती का संकेत दे रहा है कि एक के ऊपर टिक रहा है? आप ऐसा कह रहे हैं? देखिए अनिल जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग रेंज है। पहले जब अगर हम 2008 का बुल रन देखें या बीच में 2011-12 का भी देखें, तो पुट कॉल रेशो का जो हायर साइड था वो 0.86 लोअर साइड पे और हायर 1.25 1.3 जाता था। तो मेरे ख्याल अगर अभी रेंज चेंज हुई है तो थोड़ा सा पुट कॉल रेशो का भी रेंज चेंज होगा। अब मुझे लगता नहीं कि पुट कॉल रेशो 0.86 के नीचे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड इज चेंजिंग। और ऊपर की साइड 1.25 तक जब तक ना जाए, मुझे नहीं लगता हमें घबराने की जरूरत है ज्यादा। 2007 में तो हेमंत, मुझे याद है 1.4 1.42 तक के पुट कॉल रेशियो हमने देखे, तो सोचो उस लिहाज से तो फिर हेमंत कहने तो ओवरबोट तो नहीं है। बिल्कुल, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। कल का बाजार भी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी इतना खराब प्रदर्शन दिखाने के बाद सेंसेक्स निफ्टी अगर हरे निशान में क्लोज होते हैं, अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट माना जाएगा। चलिए पूछते हैं आज बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। रजत जी भी हमारे साथ हैं। हाय रजत, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे अप्रोच करेंगे बैंक निफ्टी को? देखिए, जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में पहले तो दिखा था इनडिसीजन, दैट वाज पिछले 2 दिन का, और कल जो ट्रेडिंग हुआ उसके अनुसार बैंक निफ्टी एक बार नीचे वो 17,100 से लेके 17,000 के आसपास दोबारा वो लेवल को टेस्ट करेगा, ऐसा ही समझ में आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि करंट लेवल या ऑन अ माइनर रैली बैंक निफ्टी को सेल की जाए और उसको 17,675 या आप 17,700 जहां पे आपका कंफर्टेबल जोन है वहां पे स्टॉप लॉस लगाइए, और उम्मीद कीजिए कि 17,100 से लेके 17,000 तक बैंक निफ्टी एटलीस्ट नीचे आएगा, ऐसा ही इंडिकेशन दिख रहा है। और ये मैं इसीलिए और भी बोल रहा हूं कि आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, ये सब काउंटर अभी थोड़ा सा नीचे जाते हुए देखता है। येस बैंक जिसको जो कि बहुत अच्छा अप ट्रेंड दिखाया, वो अपना 13 डे मूविंग एवरेज 998 के आसपास है, उसको छूने का चेष्टा करेगा। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी इज अ सेल एट करंट लेवल्स। ओके, तो ये राय बैंक निफ्टी पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे पहला सौदा। लेकिन पहला सौदा में आज बड़ी खास चर्चा होने वाली है। पूरा फोकस दुनिया भर के बाजारों पर, ओपेक की बैठक है, ईसीबी की बैठक है, और आज हम आपके सामने पूरे दुनिया भर के बाजारों से 3 सबसे बड़ी भरोसेमंद आवाज लेकर आएंगे जो दुनिया भर के बाजारों पर और हमारे बाजारों पर गहरी पकड़ रखते हैं। पुनीता कुमार सिन्हा जुड़ेंगी हमारे साथ सीधे बोस्टन से। मॉर्गन स्टैनली इंडिया के एमडी रिदम देसाई साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही यूबीएस के रिसर्च हेड गौतम छोछारिया भी। तो हम पूरी तरह से विश्लेषण करेंगे दुनिया भर की इन इवेंट्स का क्या असर भारतीय बाजारों पर पड़ने वाला है, आगे क्या डायरेक्शन रहेगा। तो इंतजार कीजिए पहला सौदा का इस छोटे से ब्रेक के बाद।